हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत जायसवाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आप स्टूडेंट पे आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सबके ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। सोलर सिस्टम में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, और उन सदस्यों को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के कितने कितने सदस्य होते हैं। तो पहला सदस्य होता है सूर्य, जो सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है सूर्य। दूसरा ग्रह, जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उपग्रह हैं, उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, कुछ उल्का पिंड है, उल्का पिंड के बारे में जानेंगे और धूमकेतु के बारे में जानेंगे, धूमकेतु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्य, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि हम लोग की सूर्य, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, धूमकेतु के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कुछ सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में हम जानते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो सूर्य होता है ये सौरमंडल का केंद्र होता है। सौरमंडल के केंद्र बिंदु को सूर्य कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं, अब आइए हम जानते हैं कि सूर्य में ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ये प्रकाश कहाँ से आते हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि जो ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सियां होते हैं और उन गैलेक्सियों में बहुत सारे तारे होते हैं। तो उन तारों के विषय में हम पढ़े थे कि तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो ये सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य के बीच जो प्रकाश का केंद्र है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो नाभिकीय संलयन होता है। तो हम पढ़े थे कि जो तारा होता है उस तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है, गैसें कुछ पाई जाती हैं, मतलब मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तारों में एक हाइड्रोजन पाया जाता है और एक हीलियम पाया जाता है। कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम की होती है, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है सूर्य में। ठीक है, और हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% होती है। और अन्य गैसों की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5 बच रही है, तो 2.5 अन्य गैसों की मात्रा होती है। ठीक है, तो 71% हम कैसे याद करेंगे कि जैसे हम लोग के पृथ्वी पे 71% जल है, तो वैसे हम हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, तो 71% सूर्य में है। तो हम ऐसे कुछ ही याद कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं, ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। यही क्रिया जो होती है ये सूर्य में भी होती है। ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, यही सूर्य का जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब तक सूर्य में हाइड्रोजन रहेगा तब तक हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक सूर्य जिंदा रहेगा, यानी सूर्य दिखाई देगा। जब हाइड्रोजन की क्रिया, जब हाइड्रोजन पूरा ये बंद हो जाएगा तो हीलियम बनना बंद हो जाएगा और ऊर्जा मुक्त भी, जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा सूर्य भी खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा, अनेक विद्वानों के द्वारा ये माना गया है कि जो सूर्य का जो
जो वो जो उम्र है उसका, सूर्य का जो उम्र है उसको 5 बिलियन वर्ष माना गया है। 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य रह सकता है, 5 बिलियन वर्ष तक। हमने देखा कि सूर्य में एक हाइड्रोजन से मिलकर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और ऊर्जा का मुक्त कर रहे हैं, और यही ऊर्जा जो होती है ये सूर्य में भी उत्पन्न होती है, ठीक है। और सूर्य का जो उम्र होता है वो 5 बिलियन वर्ष तय किया गया है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि जब तक सूर्य में हाइड्रोजन है तब तक ऊर्जा रहेगा। जब हाइड्रोजन की मात्रा खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन, आप लोग तो ये जानते हैं कि धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसे कि हमने देखा, और ऊर्जा मुक्त होता जा रहा है। जब हाइड्रोजन सूर्य से खत्म हो जाएगा तो जो सूर्य से खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन 71%, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है, और हीलियम का मात्रा 26.5% है। तो जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब खत्म हो जाएगा तो सूर्य में ऊर्जा नहीं बचेगी, तो सूर्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण है, ये जो सूर्य का जो बाहरी आवरण है उसे प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो प्रकाश मंडल होता है, यहाँ से कुछ बहुत सारी ज्वाला उत्पन्न होती हैं, ज्वाला निकलती हैं, बहुत ज्यादा ज्वाला निकलती हैं। तो यहाँ से जो ज्वाला निकलती हैं वो कभी कभी ये जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो उस ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाते हैं। इसके क्षेत्र से सौर ज्वालाएं बाहर निकल जाती हैं, तो उन्हें हम सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। यहाँ से जो ज्वाला आती हुई है कभी कभी ये बाहर निकल जाती है, तो इन्हें हम सौर ज्वाला के नाम से जाने जाते हैं। और फिर ये ग्रह के पास चली जाती हैं। तो इसी तरह पृथ्वी के पास भी, पृथ्वी के ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है, ठीक है। और ये जब सौर ज्वाला निकल रही है तो ये पृथ्वी के पास भी जाती हैं, ठीक है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं तो ये अरोरा के नाम से जाने जाती हैं, अरोरा के नाम से जाना जाता है। और जब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो जब ये सौर ज्वालाएं जब नॉर्थ के पोल के समीप जाती हैं, तो ये अरोरा, समझिए कि हमने नाम दे दिया है। ये रंगीन जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये फुलझड़ी की भांति चमकने लगती हैं, रंगीन हो जाती हैं। तो जब नॉर्थ पोल के तरफ जाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव के समीप जाने लगती हैं, तो इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। और जब ये दक्षिणी ध्रुव के समीप जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आती हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव के समीप जाती हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिस की। तो ऑस्ट्रेलिस को कैसे हम लोग याद करेंगे? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये ग्लोब है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो हम इसे ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी, मतलब जो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस के तरह हम याद कर सकते हैं के रूप में। जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जब जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, तो हम इसके तरह से हम ऑस्ट्रेलिस को याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने देखा कि प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल से जो ज्वालाएं हैं वो बहुत भारी भरकम ज्वालाएं होती हैं, बाहर निकलने लगती हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती हैं और ग्रहों की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो कुछ ज्वालाएं उसे सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं, और कुछ ज्वालाएं जो होती हैं वो पृथ्वी की ओर आने लगती हैं और वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उसे अरोरा के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रकाश होती हैं वो बहुत रंगीन होती हैं। फिर हमने देखा कि जब उत्तरी ध्रुव के समीप जब होके जाती हैं तो उसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि
ये सौर उजालाएं अगर दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये सौर उजाला, मान लीजिए सौर उजाला जब निकल रही है, यहाँ से सौर उजाला निकल रही है, तो सपोज कीजिए कि जब सौर उजाला जहां से निकलती हैं वहां पे कुछ खाली स्थान बचता है। ठीक है, उसे हम कलंक कहते हैं, सूर्य कलंक, कलंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ कलंक होती हैं, सूर्य कलंक है। ठीक है, जिसे सौर धब्बा भी कहते हैं, सौर धब्बा या सौर्य कलंक भी के नाम से भी जानते हैं। और हम जानते हैं और हम जानते हैं कि जो सूर्य होता है उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका तापमान होता है। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ होता है सूर्य का? सबसे ज्यादा तापमान उसके केंद्र पे होता है। कितना तापमान होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के केंद्र पे होता है। और जहाँ धब्बा होता है उसका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान। और जो सतह है इसके सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो धब्बा, जो जहां से सौर उजाला निकलती हैं, वहां का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम देखें कि जो सूर्य का जो सतह है वहां का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए हम इस तरह से तापमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये जो सौर धब्बा है ये बनते बिगड़ते रहते हैं। करीबन 11 वर्ष में ये बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सूर्य होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, तो जो सूर्य से प्रकाश निकलते हैं वो पृथ्वी तक आने में कितने समय लगते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और पृथ्वी की कुछ दूरी भी होती है। पृथ्वी एक अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, ये अधिकतम दूरी जो होती है वो लगभग 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। यह अधिकतम दूरी होती है। एक होती है औसत दूरी होती है एक, तो उसका जो होता है वो 14 करोड़ 97 लाख 95,900 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, और इसकी जो दूरी होती है एक सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी की। उसकी जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 7 लाख के करीबन होती है लगभग। ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है। कभी सूर्य यहाँ से जब सबसे अधिकतम दूरी होती है तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के करीबन होता है। फिर औसत दूरी होता है तो 14 करोड़ 97 लाख 95,900 किलोमीटर होता है। फिर सबसे कम दूरी होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है तो 14 करोड़ 7 लाख किलोमीटर की हो जाती है। जब ये घटना जब सबसे अधिकतम दूरी पे जब पृथ्वी पहुंचती है तो वो 4 जुलाई को पहुंचती है। 4 जुलाई को पहुंचती है। और सबसे कम दूरी पे कब आती है? तो 3 जनवरी को पहुंचती है। 3 जनवरी को पहुंचती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 जुलाई 3 जनवरी और 4 जुलाई को ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा कि सबसे अधिकतम दूरी जो होती है 15 करोड़ 21 लाख के करीबन होती है। औसत दूरी होती है 14 करोड़ 97 लाख 95,900 किलोमीटर होती है। फिर ये जो सबसे कम जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 7 लाख के करीबन किलोमीटर के होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी जब सूर्य पृथ्वी
सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण, सपोज कीजिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है तो इसके जो ये जो शेष के भाग हैं, ये जो भाग बच रहा है, इन्हें हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ये जो कोरोना नहीं, जो महामारी फैली है वो कोरोना नहीं, ये जो कोरोना होती है, ये जो बाहरी आवरण बच रहा है, इसे कोरोना के नाम से हम जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ये जो बाहरी आवरण जहां से प्रकाश निकलते हैं, इसे डायमंड रिंग कहते हैं, डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं, डायमंड रिंग। यह घटना जब डायमंड रिंग कब बनेगी, जब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाएगा तब ये डायमंड रिंग की घटना होती है। ठीक है, और जो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगा रही है, तो ये इसलिए ये 8 मिनट से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता है। ठीक है, आइए हम इसे रफ कर देते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। संपूर्ण सौरमंडल में जहां से ऊर्जा प्रसारित होती है उस ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, संपूर्ण सौरमंडल में जहां से ऊर्जा प्रसारित होती है उस ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है सभी ग्रहों से सबसे अधिक इसका द्रव्यमान होता है, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है, सभी ग्रहों से बड़ा होता है सूर्य। ठीक है, तो आकार में बड़ा होने के कारण इसका ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो सबसे अधिक होता है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण ये जो पूरे जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ये ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य के चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जो अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के लगभग में होती है, और औसत दूरी कितनी होती है, तो 14 करोड़ 97 लाख 95,900 किलोमीटर होती है, और सबसे कम दूरी जो होती है वो 14 करोड़ 7 लाख के करीबन होती है, किलोमीटर के करीबन होती है। तो जो सबसे अधिकतम जो दूरी होती है उसे हम अपसौर कहते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपसौर उपसौर को हम कैसे याद करेंगे, कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते होंगे। तो सबसे अधिकतम दूरी है तो अप मतलब ऊपर अपसौर, सबसे अधिकतम दूरी। उपसौर मतलब उसके नीचे के, जैसे उपराष्ट्रपति हो गए, उप प्रधान हो गए, उप प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे में इसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। इसका जो दूरी होता है वो 14 करोड़ 7 लाख किलोमीटर के करीबन होता है, और इसका जो दूरी तो हमने बताया है 14 करोड़ 97 लाख 95,900 किलोमीटर के आसपास में होता है। तो ये बात तो क्लियर ही हो गया होगा कि अपसौर किससे कहते हैं और उपसौर किससे कहते हैं। आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ग्रहों के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ग्रहों के अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहों के क्रम से हम ग्रहों को जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है बुध। दूसरे नंबर पे होता है शुक्र।
तीसरे नंबर पे पृथ्वी हमारा, जिसपे जीवन संभव है, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। चौथा है मंगल। पांचवा है बृहस्पति। छठवां है शनि। सातवां है अरुण। आठवां है वरुण। ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए चित्र के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रह है ये बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। देखिए सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। तो आइए हम इन ग्रहों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह है। इन ग्रहों को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। बुध, ठीक है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। देखिए ये सूर्य है और ये बुध है, तो वो बहुत नजदीक है। ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन होता है? बुध होता है। सबसे नजदीक होता है ये ग्रह। और नजदीक होने के कारण इसका जो परिक्रमण काल है वो मात्र 88 दिन का है। ये मात्र 88 दिनों में ही सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है, एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है 88 दिनों में ही। ठीक है। और इसका जो तापमान होता है वो दिन में जो तापमान होता है वो 427 डिग्री के आसपास में होता है। 427 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है दिन का तापमान। और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो जाता है, माइनस में चला जाता है रात में इसका तापमान। और इसका ताप का अंतर 66 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। ठीक है। तो जो 173 डिग्री सेल्सियस जो रात का तापमान होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ की रातें बहुत ही बर्फीली हो जाती हैं। ठीक है। और इसकी एक विशेषता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और इसका जो ये बुध है, जो इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ये बुध जो है ये सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ये 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। इसका परिक्रमा काल बहुत कम है। सूर्य का सबसे नजदीक होने के कारण इसका परिक्रमा काल सबसे कम हो जाता है। यह मात्र 400 इसका जो तापमान होता है, ताप का अंतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। जो दिन का तापमान होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और रात का जो तापमान होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस में होता है, माइनस में चला जाता है। और माइनस में चले जाने के कारण यहाँ की जो रातें होती हैं वो बहुत बर्फीली हो जाती हैं। और इसमें एक विशेषता पाई जाती है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पाई जाती है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है बुध का। अब हम देखते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में, शुक्र, ठीक है। ये जो शुक्र होता है ये पृथ्वी है। जो शुक्र होता है वो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है। और इसका आकार और घनत्व पृथ्वी का ही है। इसका जो आकार है और इसका जो घनत्व है वो पृथ्वी का ही है। पृथ्वी का आकार और घनत्व एक समान है पृथ्वी के। और आकार और घनत्व एक समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है और अन्य प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। और जो इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। और सुबह का मतलब भोर का तारा भी कहते हैं इसे।
बोर का तारा भी कहते हैं। और जो शुक्र है, ये शुक्र जो है ये सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जो सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चक्कर लगाते हैं। वो ग्रह सूर्य है, शुक्र है और अरुण है। 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य की, और सभी शेष ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। और जो हमारा सूर्य भी है यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और बात करते हैं सूर्य की, तो किसकी चक्कर लगाता है, तो वो गैलेक्सी की चक्कर लगाता है, आकाशगंगा की चक्कर लगाता है, आकाशगंगा की केंद्र की चक्कर लगाता है सूर्य। जिस प्रकार ग्रह पृथ्वी की जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। और यह 22 से 24 वर्षों में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसे नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे बहुत ही अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। यहाँ पे 71% जल है, और बाकी का जो बच रहा है 29% स्थल है, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, जल है 71% और स्थल कितना है 29%, और अधिक मात्रा में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे, और 66.5 डिग्री अपने आधार पे झुका हुआ है, आधार तल पे झुका हुआ है। ठीक है, और इसी झुकाव के कारण और परिक्रमण के कारण, किसका परिक्रमण के कारण, सूर्य के परिक्रमण के कारण ये जो पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी 23 घंटा और 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। और इसे लगभग हम कहते हैं 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगाता है 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन और 6 घंटे में एक सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, तो आने वाले, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के जो 3 वर्ष होते हैं वो 365 दिन के होते हैं, और जो चौथे वर्ष होते हैं वो 365 दिन 6 घंटे, मतलब 365 दिन के हो जाते हैं और 6 घंटे के हो जाते हैं। वो माह कितने महीने का हो जाता है, वो 29 फरवरी हो जाता है। 29 फरवरी जिससे नाम से जानते हैं, जिसे लीप ईयर्स के नाम से हम जानते हैं, लीप ईयर्स के नाम से जानते हैं। पहले के 3 वर्ष 365 दिन के वर्ष के होते हैं, और जो चौथा वर्ष होता है वो 29 फरवरी का हो जाता है, लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। वो दिन हो जाता है 366 दिन का हो जाता है, 366 दिन का होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो नीला है। नीला किस लिए है? क्योंकि इस पे जल बहुत ज्यादा पाया जाता है। 29% इस पे स्थल है, ठीक है। और पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। फिर 66.5 डिग्री हमने देखा कि ये अपने आधार तल पे झुका हुआ है, ठीक है। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट में पूरा करता है। लगभग 24 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी लगा लेता है।
फिर सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरा करने में समय 365 दिन 6 घंटा का समय लगाता है। ठीक है, सूर्य के 3 वर्ष जो होते हैं वो 365 दिन के होते हैं, यानी 28 का फरवरी होता है। और जो चौथे वर्ष का जो चौथे वर्ष होता है वो 365 दिन 6 घंटा का हो जाता है, जिसे 29 फरवरी लिपि वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 29 फरवरी लिपि वर्ष का हो जाता है वो माह। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यहाँ ये मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। ठीक है, और मंगल पे भी खोजा जा रहा है कि जीवन संभव है कि नहीं, है इस पे सर्च किया जा रहा है। अब मंगल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह होता है यह लाल कलर का होता है। मंगल ग्रह लाल कलर का होता है। और लाल कलर क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है, ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक होती है। लाल क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है क्योंकि इसलिए ये मंगल जो ग्रह होता है वो लाल कलर का होता है। मंगल ग्रह 25 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, और इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण यह भी यहाँ पे भी, इस मंगल ग्रह पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है इस पे भी। ठीक है, यहाँ का भी दिन रात की अवधि 24 घंटा होती है। 24 घंटा होती है। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो फोबोस, एक उपग्रह का नाम फोबोस है और दूसरे उपग्रह का नाम क्या है? डिमोस। दूसरे उपग्रह का नाम डिमोस है। ये जो मंगल ग्रह है सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करती है। 687 दिन में एक परिक्रमा कर लेती है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस नाम का एक ज्वालामुखी है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये मंगल ग्रह के बारे में हमने देखा कि ये लाल कलर का है मंगल ग्रह। और किसके वजह से लाल कलर है? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण लाल कलर का है। या जो मंगल ग्रह 25 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, तो झुकाव होने के कारण और परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन इस ग्रह पे भी होता है। इसकी भी दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है। इस पे 2 उपग्रह पाया जाता है, एक फोबोस और डिमोस। इस पे 687 दिन इसका जो परिक्रमण काल होता है, ये 687 दिन, यही है ना, ये मंगल ग्रह है। तो ये एक परिक्रमा पूरा कर लेती है 687 दिन में। 687 दिन में एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। ठीक है, और इस पे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। नाम याद नहीं आ रहा है, वो पृथ्वी के 3 गुना बड़ा होता है। पृथ्वी के 3 गुना बड़ा होता है पर्वत। वो नाम याद नहीं आ रहा है, इसके जस्ट अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, और जो इस पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी इस पे पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम ओलिपस मिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि बीच में जो कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, उल्का के बारे में जानते हैं और उल्का पिंड क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब ठीक है, उल्का पिंड बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, उल्का और उल्का पिंड में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। पत्थर है, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े जब सूर्य की जब चक्कर लगा रही है, छोटे छोटे टुकड़े, तो जब छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाने के क्रम में
कभी कभी ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जब ये टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जब पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं तो इस पे घर्षण के कारण, वायुमंडल के घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। और आग लग जाती है तो वो आग लग जाने के कारण ये जब पृथ्वी पे जब पहुंचते पहुंचते ये कभी कभी ये जल के राख हो जाते हैं। ठीक है, ये पत्थर के टुकड़े, ये जो घटना होती है वो मध्य मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती है। और ये जब पत्थर के टुकड़े जब जलते जलते मध्य मंडल में पहुंचते तो ये जल के राख हो जाती है। ठीक है, जल के राख हो जाती है तो इसे उल्का के नाम से जानते हैं, उल्का के नाम से जानते हैं। और बोलचाल की भाषा में हम इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। और कभी कभी ऐसा घटना आ जाता है, तारा कभी कभी ऐसी भी घटना हो जाती है, वो मध्य मंडल से आगे निकल जाती हैं, वो जल के राख नहीं हो पाते तो कभी कभी ये पृथ्वी पे गिर जाती हैं। तो जब पृथ्वी पे गिर जाती हैं तो वो उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु के बारे में, धूमकेतु क्या होती हैं? जब कोई गैसीय गोला या कोई क्षुद्र ग्रह, कुछ भी गैसीय गोला, सब कुछ गैसीय गोला, जब कोई गैसीय गोला सूर्य के करीब में आ जाती हैं, सूर्य के पास आ जाती हैं तो उनमें एक पूंछ की तरह उनके पीछे बन जाता है। तो इस घटना को हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं। एक हैलो नाम का धूमकेतु है, वो 76 वर्ष पे दिखाई देता है। ठीक है, हैलो नामक धूमकेतु 76 वर्ष पे दिखाई देता है। यह धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, और 76 वर्ष बाद दिखाई देगा तो टोटल हो जाएगा 2062 में, 62 ईस्वी में ये दिखाई देगा। ठीक है, यह धूमकेतु हैलो नामक धूमकेतु। हमने देखा कि उल्का पिंड और उल्का पिंड क्या होती है। तो उल्का जब कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के समीप आ जाती है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी में चली आती है और वायुमंडल में जब आती हैं तो उनमें घर्षण के कारण आग लग जाती है। और जब मध्य मंडल में प्रवेश करते करते वो जल के राख हो जाती हैं। उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और उसे उल्का भी कहते हैं। फिर जब ये जो कुछ भाग होते हैं, कभी कभी कुछ भाग बच जाते हैं और पृथ्वी पे गिर जाते हैं तो उसे उल्का पिंड के नाम से जानने लगते हैं। फिर धूमकेतु हमने देखा कि धूमकेतु जब कोई गैसीय गोला सूर्य के जब पास चला जाता है, सूर्य के पास चला जाता है धूमकेतु, उसके पीछे क्या होता है, गैसीय गोले के पीछे पूंछ की तरह बन जाता है और ये चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, एक हैलो नामक धूमकेतु 76 वर्ष पे दिखाई देता है। यह 1986 में हमारे पृथ्वी से देखा गया था और 76 साल प्लस जोड़ लीजिए तो 2062 में यह धूमकेतु दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है क्या? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है, परिक्रमा कर लेती है। और इसका घूर्णन काल भी 27 दिन 8 घंटे ही है। यह मात्र एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों एक समान है, 27 दिन और 8 घंटा। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा 57% ही सिर्फ देखा जा सकता है। ठीक है, 57% ही देखा जा सकता है। ठीक है, और
और यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगता है। और चंद्रमा और पृथ्वी, ये सपोज कीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी है, 3,84,000 लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चंद्रमा। अब हम चंद्रमा में ही देखेंगे कि सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। तो जब चंद्रमा सूर्य का जब चंद्रमा, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, जब चंद्रमा जो होती है जब पृथ्वी की चक्कर लगाती है तो जो चंद्रमा होती है बहुत नजदीक आ जाती है सूर्य पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाती है। तो इस वजह से इसका जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है और जो इसका ये अधिक चमकीला दिखाई देने लगते हैं चंद्रमा। तो जो आकार होता है वो 14% बढ़ जाता है और 30% चमकीले दिखाई देने लगते हैं। इस घटना को हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। और ब्लू मून क्या होता है कि हम जानते हैं कि एक महीने में एक पूर्णिमा होती है और कभी कभी एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती है। तो दूसरा पूर्णिमा होती है इसी दूसरे पूर्णिमा को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस घटना को ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अगर एक साल में ये घटना एक से अधिक बार जब हो जा रहा है तो इसे मून ईयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं जो हमारा प्लूटो ग्रह है, प्लूटो जो ग्रह है ये पहले 9 ग्रहों में से एक ग्रह था जिसको 2006 में इसको हटा दिया गया था। और कारण इस क्यों हटाया गया था, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ था वो 2006 में इस प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची में से हटा दिया था। क्योंकि जो केपलर का नियम था उस केपलर के नियम को प्लूटो ग्रह फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची में से हटा दिया था। और इस समय जो ग्रह है वो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब हम बृहस्पति के बारे में जानते हैं। ये बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। आप चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इनमें से ग्रह जो दिखाई दे रहा है वो बृहस्पति दिखाई दे रहा है। यह 10 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है और 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, एक परिक्रमा पूरा करती है 12 वर्ष में। और 10 वर्ष में अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है। इसकी एक उपग्रह है जिसका नाम है यह नाम याद नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। हम इसके अगले वीडियो में हम बता देंगे कि इसका जो उपग्रह है वो क्या है, ठीक है। इसका नाम शायद इसका जो उपग्रह है यह ग्वालिन नाम से है, ठीक है। ग्वालिन जो उपग्रह है वो सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा ग्वालिन उपग्रह है और सबसे बड़ा यह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि ग्रह है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, ठीक है, फिर हमारा शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो ऐसे ग्रहों के घटते हुए क्रम में आइए हम लिख देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे छोटा ग्रह कौन सा है,
शनि, फिर उससे छोटा ग्रह जो है अरुण, फिर उससे छोटा जो ग्रह है वो वरुण है। आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। और ये जो ग्रह होते हैं ये गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और यह जो बृहस्पति है इसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। इसको बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर उससे बड़ा ग्रह शनि है, फिर उससे बड़ा ग्रह वरुण है, फिर उससे छोटा ग्रह जैसे बृहस्पति, फिर उससे छोटा ग्रह शनि, फिर उससे छोटा ग्रह अरुण, फिर उससे छोटा ग्रह वरुण। वरुण से छोटा ग्रह, वरुण से छोटा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। फिर शुक्र है, फिर कौन सा है? मंगल है, फिर बुध है, ठीक है। तो ये जो भाग है, ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम पृथ्वी ग्रह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जीवन संभव है, इस पे हम रहते हैं, ठीक है। जो शुक्र होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। क्यों गर्म ग्रह होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण जो सूर्य का जो प्रकाश है वो अवशोषित कर लेता है शुक्र ग्रह, इसलिए यह ग्रह सबसे गर्म हो जाता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और फिर इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी की गतियों के बारे में, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू वेरी मच।